हेलो बच्चों। मैं विपिन तिवारी एमएस क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 6 का परिचय। प्रश्नावली 6 के परिचय में क्या क्या आने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रश्नावली 6 में हम पढ़ेंगे हमारी सर्वांग क्षमता और समरूपता को। वैसे तो कक्षा 10 में केवल और केवल समरूपता है, लेकिन समरूपता को समझने के लिए हमें सर्वांग क्षमता का आना भी जरूरी है। सर्वांग क्षमता हम कक्षा 9th में पढ़ के आते हैं। सर्वांग क्षमता को हम कक्षा 9th में पढ़ के आते हैं और समरूपता हमारी कक्षा 10th में है। ठीक है, तो पहले हम सर्वांग क्षमता के पढ़ेंगे, फिर समरूपता को पढ़ेंगे। दोनों को ही पढ़ना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सर्वांग आकृतियों। ये सर्वांग आकृतियाँ होती क्या है? सर्वांग आकृतियों की परिभाषा मैंने आपको लिखी हुई है आपके सामने। क्या होती है परिभाषा सर्वांग आकृतियों की? कि वे आकृतियाँ जिनका आकार और अमाप समान है वह सर्वांग आकृतियाँ कहलाती हैं। यानी कि इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, एक है आपका आकार और एक है आपका अमाप। यानी कि वे आकृतियाँ जिनके लिए उनका आकार और अमाप दोनों ही क्या हो, बराबर हो, वे आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? आपकी सर्वांग आकृतियाँ कहलाती हैं। अब बात करते हैं हम आकार की और अमाप की। तो आकार क्या होता है अपने आप में? तो आकार होता है आपका, एक तो होता है आपका आकार और एक होता है आपका अमाप। दोनों का मतलब क्या होता है? आकार का मतलब होता है शेप, यानी उनकी आकृतियाँ कि कैसी है। जैसे शेप में मतलब जैसे वो वर्ग है या त्रिभुज है या वर्ग ले ली, सॉरी वर्ग तो ले लिया, वृत्त है, एटसेट्रा आदि। यानी कि वो आकृतियाँ, वो आकार कैसा है, वर्गाकार है, त्रिभुजाकार है, वृत्त है, क्या है, तो वो होता है आकार है। आकार उनके क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। अब अमाप, अमाप क्या होता है? अमाप होता है उनकी माप, यानी कि उनकी साइज एक तरह से। जिसकी उनकी भुजाओं की माप कितनी है, जैसे वर्ग की भुजा कितनी है, त्रिभुज की भुजा कितनी है, वो होती है हमारी अमाप। ठीक है, तो आकार और अमाप में अंतर समझना होगा। आकार क्या होता है? आकार होता है उनका शेप, यानी वर्ग है, त्रिभुज है, वृत्त है। और अमाप क्या होता है? उनकी माप, यानी कि उनकी साइज कितनी है। तो अगर हमारे किसी भी आकृति की आकार और अमाप समान हुआ, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण इसमें ले रखे हैं, क्या क्या उदाहरण ले रखे हैं एक बार आप देख लीजिए। उदाहरण है आपके सामने, जैसे कि दो वर्ग ले रखे हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये देखिए, ये दोनों क्या है? ये आपका वर्ग है और ये भी क्या है? वर्ग। यानी कि आकृतियों में आकार भी सेम है और अमाप भी एक जैसे सेम लग रहे हैं। जैसे मैंने एक ले लिया है ये वर्ग, एक दूसरा वर्ग ले लिया है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर वर्ग है। और दूसरा जो वर्ग है उसकी भी हमने भुजाएं क्या ले रखी है? 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो ये दोनों आकृतियाँ अपने आप में क्या होंगी? सर्वांग आकृतियाँ हो जाएंगी। इसी प्रकार दोनों ही मैंने त्रिभुज लिए हैं, यहाँ भी मैंने आकार और अवयव को समान रखा है, इसलिए ये आकृतियाँ कैसी हो जाएगी? सर्वांग आकृतियाँ हो जाएगी। तो आपको सर्वांग आकृतियों की परिभाषा समझ में आई होगी। क्या होती है सर्वांग आकृतियों की परिभाषा? कि वे आकृतियाँ जिनके लिए उनके आकार और अमाप समान होते हैं क्या कहलाती है? सर्वांग आकृतियाँ कहलाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। समरूप आकृतियाँ क्या होती है? समरूप आकृतियाँ, समरूप आकृतियों के लिए वे आकृतियाँ जिनका आकार तो समान होता है, क्या होता है? आकार तो समान होता है, लेकिन अमाप समान हो यह आवश्यक नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपका जो जो आकृति आएंगी, यानी उनके आकार तो समान होने चाहिए। जैसे पहला उदाहरण है, देखो ये क्या है आपका? वर्ग। ये भी क्या है? वर्ग। और ये भी क्या है? वर्ग। क्या इनके आकार समान है? बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल आकार समान है। नीचे वाली की देखो, ये क्या है? त्रिभुज। ये भी क्या है? त्रिभुज। तो ये भी क्या है? त्रिभुज। क्या इनके आकार समान है? बिल्कुल आकार क्या है? समान है। आकार क्या है? समान है। क्या अमाप समान है? आप अमाप देखोगे आप, इनकी आप इनका जो माप है
वो आपको दिख रहा होगा, वो एक जैसा माप नहीं है। और माप एक जैसा नहीं है इसका मतलब देखो, ये बड़ा है ये उससे छोटा है, यानी कि ये वाला सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये सबसे छोटा है, यानी कि तीनों की जो माप है वो समान नहीं है, माप समान नहीं है। लेकिन क्या ये समरूप आकृति हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, कि उसने पहले ही बोल दिया है कि लेकिन अमाप समान हो, यह आवश्यक नहीं है। आवश्यक क्या है? केवल कि आकार समान होना चाहिए उसका। तो आकार तो समान है, तो ये सर्वांग समरूप आकृतियां हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। इसमें ये दोनों की परिभाषा आपको समझना होगी, समरूप और सर्वांग आकृति क्या होती है। समरूप आकृति क्या होती है? वे आकृतियां जिनके लिए आकार और अमाप समान हो। और समरूप आकृतियां वे आकृति जिनके लिए आकार तो समान हो लेकिन अमाप समान हो, यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब इनकी कुछ शर्तें हैं, सर्वांगसम आकृतियां और समरूप आकृतियों की कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सर्वांगसम आकृति की शर्त। पहली शर्त क्या है? कि सर्वांगसम आकृतियों के संगत कोण क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। और दूसरी क्या है? संगत भुजाएं भी समान होने चाहिए। यानी कि जब जैसे कि हम दो त्रिभुज ले, एक त्रिभुज ये ले लिया और एक त्रिभुज ये ले लिया। सबसे पहले क्या करें? संगत कोण समान होने चाहिए। यदि इसका ये कोण मैंने 30 डिग्री, चलिए दूसरे पेज पर लेता हूँ उसको सही। देखो इस कंडीशन का मतलब क्या है? मैं आपके सामने दो त्रिभुज ले रहा हूँ, दो त्रिभुज बनाऊंगा आपके सामने। ठीक है, ध्यान से देखना इन त्रिभुजों को। थोड़ा सा उधर गया, बीच में लेते हैं। एक त्रिभुज ये ले लिया और एक मैं दूसरे कलर से लेता हूँ आपके सामने। दो त्रिभुज ले लिए। ठीक है, पहला वाला जो त्रिभुज है उसका नाम है आपका, सॉरी, ए बी और सी। दूसरा जो त्रिभुज है उसका नाम मैंने ले लिया है पी क्यू आर। ठीक है, इनकी भुजाओं की माप भी देख लेते हैं एक बार हम। ये वाली है हमारी 3 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये वाली ले ली 7 सेमी और ये ले ली मैंने 5 सेमी। इसी वाले में यहाँ मैंने लिया इसको 5 सेमी, ये मैंने ले लिया 3 सेमी और ये मैंने ले लिया इसको 7 सेमी। तो हम देखते हैं दोनों त्रिभुजों में कि दोनों त्रिभुज जो है आपके त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, तो इनकी जो भुजाएं हैं इसमें इक्वल भुजाएं भी हैं। कौन कौन सी किसकी भुजाएं हैं इक्वल? देखो हम देखेंगे इसमें कि ये 3 सेंटीमीटर की है, इसकी ये भी 3 सेंटीमीटर की है, ये 7 की है तो ये 7 की है, ये 5 की है तो ये भी 5 की है। क्या संगत भुजाएं समान है कि नहीं इसमें? इन संगत भुजाएं समान है, यानी कि इस त्रिभुज में जो भुजाएं हैं वही माप की इस त्रिभुज में भुजाएं हैं, यानी कि आकार तो सेम ही है और माप भी क्या है इनके? सेम है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर बात करते हैं हम इन दोनों त्रिभुजों की, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, दोनों त्रिभुजों को मैं क्या लिखने जा रहा हूँ? सर्वांग सम लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो त्रिभुज आपका कौन कौन सा? ए बी सी। अब आपको एक चीज देखना है बस इसमें कि संगत भुजा कौन किसके संगत भुजा है। जैसे कि ए बी भुजा कितने की है आपकी? 7 की, तो इसमें पी आर, ए बी की संगत कौन सी हो जाएगी? पी आर। बी सी की संगत कौन सी हो जाएगी? पहले आप एक एक लिख लीजिए। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समकक्ष नहीं होता। ठीक है, त्रिभुज, अब आपको ए बी की संगत कौन सी हो जाती है? तो ए बी की संगत आपकी हो जाती है पी आर। कौन सी थी? पी आर। तो ये हो जाएगा पी आर और क्यू। क्यों? क्योंकि देखो ए बी की संगत पी आर होगी, इधर बी सी है
बी सी 5 की है, तो पी क्यू आपकी होगी पी क्यू, बी सी पी क्यू के संगत होगी। तो इसको हमें थोड़ा सा इस तरह लिखना होगा, यानी कि आर पी क्यू। ठीक है, अब आप देखोगे इसमें, तो ये भुजा ए बी भुजा किसके समान आ रही है, आर पी के समान। इसमें देखो आप, बी सी जो भुजा है वो किसके समान आ रही है, पी क्यू के समान। और ए सी जो भुजा है वो किसके समान आ रही है, आर क्यू के समान। आप वो इसमें देखोगे, चित्र में देखेंगे, फिगर में देखेंगे क्या सही है क्या, ए बी और आर बी बराबर आ रही है क्या। इसमें हम देखते हैं ए बी भुजा है आपकी, वो 7 की है, और आर पी जो भुजा है वो भी कितनी की होगी, 7 की। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी 7 की। ठीक है, और बी सी पी क्यू, बी सी बी सी भुजा और पी क्यू भुजा दोनों कितने की है, 5 सेंटीमीटर की। दोनों कितने की है, 5 सेंटीमीटर की। ए सी आर क्यू के समान हो जाएगी, दोनों को कितने देंगे, 3 सेंटीमीटर की। तो हम देख पा रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो त्रिभुज आर पी क्यू के क्या है, सर्वांग है। अब देखो, मैंने बोल दिया है क्या, कि आपका जो त्रिभुज है ए बी सी और आर पी क्यू, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग है। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि, तो देखो संगत भुजा समान है, इनकी जो ये संगत भुजा, यानी संगत भुजाएं समान हो गई, तो इनके संगत कोण भी तो हो जाएंगे, समान हो जाएगी। इसका मतलब एक इसका समान हो जाएगा आर के एक, यानी कोण ए इज इक्वल्स टू कोण आर, कोण बी इज इक्वल्स टू कोण पी, और कोण सी इज इक्वल्स टू कोण क्यू। ये भी क्या होंगे, समान होंगे, यानी संगत कोण। तो हम कह सकते हैं कि यदि दो त्रिभुज सर्वांग है तो उनके संगत कोण भी समान होते हैं और संगत भुजाएं भी समान होती है। या फिर इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, यदि किन्हीं दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं या संगत कोण समान हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप हो, सर्वांग होते हैं। क्या होते हैं, सर्वांग। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, समरूपता की शर्त। समरूपता की शर्त में क्या है, तो पहली कंडीशन तो सेम है, क्या, कि संगत कोण समान होते हैं। ठीक है, दूसरी क्या है, संगत भुजाओं समानुपाती होती है। संगत भुजा समानुपाती होती है, संगत भुजा के जो समान अनुपात होगा, इन भुजाओं का अनुपात क्या होता है इसमें, समान होता है। जैसे कि मैं दो त्रिभुज दे रहा हूँ फिलहाल, ये त्रिभुज, चलो दोबारा बना रहा हूँ, उससे बना रहा हूँ, आकृति ले लेता हूँ, दो त्रिभुज ले रहा हूँ इसमें भी समझाने के लिए। एक छोटा ले लिया, एक मीडियम। अब इसमें हम क्या देखते हैं, नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, तो ये आर है। ठीक है, अब अपन क्या कह रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज यदि क्या है, समरूप है, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप बोल दिया। क्यों है, कैसे है, उसके लिए अपन केस बताएंगे कि कैसे होते हैं दो त्रिभुज समरूप। ठीक है, कब हम माने जाएंगे दोनों त्रिभुज समरूप, तो उसके बाद आपको देखना है कि शर्त क्या हो जाएगी। पहली शर्त हो जाएगी कि उनके संगत कोण बराबर हो जाए। अब मैं लिख कैसे रहा हूँ, देखो मैंने लिखा है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो हम क्या कहेंगे, पहले केस क्या था, संगत कोण समान होते हैं, यानी कि कोण ए बराबर हो जाएगा कोण पी के, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के, और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण आर के। ये आपका पहली शर्त हो गई। यदि दो त्रिभुज आपके समरूप हैं तो उस केस में, दो त्रिभुज अगर आपके समरूप होंगे तो उस केस में उनके संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है,
दूसरा क्या है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होता है। कैसे? देखो, मैं लिख रहा हूँ वही, त्रिभुज ए बी सी क्या था आपका, समरूप था। त्रिभुज पी क्यू आर, तो अगर दो त्रिभुज आपके समरूप, दो त्रिभुज आपके क्या है, समरूप है, तो हम क्या बोलेंगे कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। अनुपात कैसे? इसमें मैंने लिया ए बी भुजा, तो इसकी कौन सी भुजा, पी क्यू का अनुपात बराबर होगा बी सी का अनुपात क्यू आर के, बराबर होगा ए सी का अनुपात पी आर के। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये तीनों अनुपात क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ए बी का अनुपात पी क्यू से, बी सी का अनुपात क्यू आर से, और ए सी का अनुपात पी आर से, ये क्या हो जाएंगे, समान। ठीक है, तो अब दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं और दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं वो देखें। तो देखो, सर्वांगसम होने के लिए आपके पास 5 नियम है। दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने के लिए 5 नियम है। पहला नियम क्या कह रहा है हमारा, पहला नियम कह रहा है, देखो एक एक को समझना ध्यान से, साथ के साथ होता है हमको। एस ए एस है, एस मतलब मैंने आपको दिखा रखा है, एस मतलब होता है भुजा, ए मतलब कौन, और एस मतलब फिर भुजा, यानी भुजा कौन भुजा नियम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं पहला नियम को, भुजा कौन भुजा नियम। यानी कि इसमें दो त्रिभुजों की संगत भुजा बराबर हो, यानी कि दो तो भुजा बराबर हो और एक कोण बराबर हो। और वो कोण कौन सा, दो भुजाओं के मध्य का कोण होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूँ मैं आपको, कि अगर मैंने दो त्रिभुज ले लिए, दो त्रिभुज, एक त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है, इस त्रिभुज की ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, और इनके बीच का कोण ये अगर बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। यानी त्रिभुजों की दो संगत भुजा बराबर हो और उनके मध्य कोण बराबर हो, तो वो त्रिभुज कौन से नियम से, एस ए एस नियम से त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। दूसरा है आपका ए एस ए, कौन सा है, ए एस ए, तो इसमें दो कोण और एक भुजा लें। यानी कि अगर आपके पास ये दो त्रिभुज ले लिए मैंने, अब इसमें दो कोण, यानी कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, इसमें इसके बीच वाली जो भुजा है ये अगर बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। ये हो गया आपका दूसरा नियम। ठीक है, तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम है आपका ए ए एस। तीसरा नियम क्या है, ए ए एस, यानी कि इसमें दो कोण और एक भुजा। इससे पहले वाले में भी दो कोण एक भुजा थी, लेकिन उसमें दो कोण आपके, दो कोण जो बराबर थे, उसके बीच वाली जो भुजा है वो बराबर थी। इसमें हमने दो कोण बराबर लिए हैं, यानी कि ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर, ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर, और भुजा हमने इनकी अलग ले ली, ये वाली। अगर है तो हम इस नियम से इसको क्या कह देंगे, सर्वांगसम कह देंगे। ये हो गया आपका तीसरा नियम। चौथे नियम की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा नियम है आपका एस एस एस, यानी कि भुजा 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 नियम। यानी कि ये दो त्रिभुज ले लिए मैंने और त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं बराबर है। ये वाली भुजा इसके, ये वाली भुजा इसके, और ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाए। ठीक है, इसी प्रकार इसका पांचवा नियम है, सर्वांग समता के 5 नियम होते हैं। लास्ट नियम है आर एच एस। तो पहले मैं इसमें आपको मतलब रहता हूँ, आर मतलब होता है राइट एंगल, राइट एंगल यानी कि समकोण। ठीक है, एच मतलब होता है हाइपोटेनस, ठीक है, यानी कि कर्ण। ठीक है, और एस मतलब होता है साइड, साइड मतलब भुजा। तो पहली बात आप इस पे ध्यान दीजिए, समकोण। अगर त्रिभुज में समकोण आ रहा है, तो इसका मतलब वो दोनों आपके जो त्रिभुज मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, समकोण त्रिभुज में ही ये नियम लगता है, कौन सा, आर एच एस नियम। तो मैंने दो समकोण त्रिभुज ले लिया आपके सामने इस तरह से।
ठीक है। अब इसमें मैं क्या देखता हूँ, देखो ये भी समकोण है, इसमें ये भी समकोण है, तो एक कोण तो बराबर हो गया, यानी एक तो समकोण होना चाहिए। दूसरा इसका हाइपोटेनस, ये वाला हाइपोटेनस इसके बराबर है। और साइड में से आप कोई सी भुजा ले सकते हो, मैंने ये ले ली, तो ये दोनों, ये भुजा आपकी है बराबर, तो ये त्रिभुज भी क्या हो जाएगा फिर, सर्वांग हो जाएगा। सर्वांग समता का ये नियम है हमारा कौन सा, RHS नियम। RHS नियम से ये त्रिभुज कर देंगे, सर्वांग हो जाएंगे। 5 नियम पढ़ चुके हैं हम सर्वांग समता के। अब हम पढ़ने वाले हैं समरूपता। तो समरूपता होने के लिए आपको 3 नियम चाहिए। क्या कितने नियम चाहिए, 3 नियम। 3 नियम में सबसे पहला नियम होता है आपका ए ए ए, यानी कि ऐसे दो त्रिभुज जिनके संगत कोण क्या है, बराबर। ये त्रिभुज नियम है, और दूसरा ये त्रिभुज, और ये त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। ये ले लिया मैंने पी क्यू आर। तो हम इसमें अगर कहते हैं कोण ए बराबर कोण पी के, ठीक है, बी बराबर क्यू के, और सी बराबर आर के, कोण ही रहता है। अगर ये संगत कोण तीनों बराबर है, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। दूसरा नियम है इसका एस एस एस। दूसरा नियम क्या है, एस एस एस। देखो ये नियम हमने सर्वांग समता में पढ़ा है और समरूपता में पढ़ते हैं, लेकिन समरूपता में सिर्फ अंतर इतना होता है, वहाँ तो हम भुजाओं को देख रहे थे कि बराबर है, अब इसमें हम इनका अनुपात बराबर, ए बी सी पी क्यू आर। तो इसमें अपन क्या बोलेंगे कि ए बी भुजा का जो अनुपात है वो पी क्यू से, यानी कि ए बी भुजा का अनुपात पी क्यू से, बी सी भुजा का अनुपात क्यू आर से, तो बी सी भुजा का अनुपात क्यू आर से, और ए सी भुजा का अनुपात पी आर से, ए सी भुजा का अनुपात पी आर से। यदि तीन भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इनका जो नियम है वो कौन सा है, एस ए एस। तीसरा नियम कौन सा है, एस ए एस। एस ए एस नियम क्या होता है, वही दो भुजाओं का अनुपात और तीसरा कोण बराबर हो, जैसे कि मैंने ए बी सी पी क्यू आर, तो मैंने इसमें ले लिया कि ए बी भुजा का अनुपात पी क्यू से और बी सी भुजा का अनुपात क्यू आर से बराबर दिया गया है। ए बी भुजा का अनुपात किससे, पी क्यू से, और बी सी भुजा का अनुपात किससे, क्यू आर से, ये बराबर दिया है। तथा इसके साथ साथ आपको इनके बीच का जो कोण है, कोण बी और कोण क्यू, ये बराबर होना चाहिए। कोण बी और कोण क्यू बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। कौन सी कसौटी से, एस ए एस कसौटी से ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसका जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने समझाया है, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, इसमें हमने सर्वांग क्षमता और समरूपता को पढ़ा है, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा है सर्वांग आकृतियाँ। सर्वांग आकृतियाँ क्या होती है, वे आकृतियाँ जिनका आकार और अमाप समान हो, सर्वांग आकृतियाँ कहलाती है, ठीक है। आकार के बारे में और अमाप के बारे में बता दिया मैंने आपको कि आकार क्या होता है, आपका शेप होता है, जैसे कि वर्ग है, त्रिभुज है, वृत्त है, ये सभी क्या है, आकार है, ठीक है। अमाप के बारे में मैंने बता दिया, अमाप का मतलब होता है माप, यानी उसकी साइज, वो कितने बड़ा है, कितने सेंटीमीटर का है, कितने मीटर की है हो जाए, ठीक है, इसको बोलते हैं अमाप। नेक्स्ट पर हमने पढ़ा समरूप आकृतियाँ। तो समरूप आकृति के बारे में बताया कि वे आकृतियाँ जिनका आकार तो समान होता है लेकिन अमाप समान हो यह आवश्यक नहीं है, वो क्या कहलाती है, समरूप आकृतियाँ कहलाती है। यानी कि इसके लिए आकार का समान होना तो कंपलसरी है, बट अमाप समान हो या मत हो कोई दिक्कत नहीं। अगर समान होगा तो भी हम उसको समरूप आकृति बोल सकते हैं, और समाप नहीं है तो उसको भी हम समरूप आकृति बोल सकते हैं। कुछ कंडीशन होती है, उसमें कंडीशन आपको पीछे ली है, ठीक है। सर्वांगसम आकृति की और समरूपता की शर्त है जो है, सर्वांगसमता आकृति क्या है, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया, एक बी सी एक त्रिभुज है, एक पी क्यू आर त्रिभुज है, इसमें संगत भुजाएं मैंने बराबर ली है, तो ये आपका कौन से नियम से, एस 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 नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। दो त्रिभुज आपके सर्वांगसम हो गए तो हमने क्या बोला कि इसकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी, और संगत कोण भी क्या होंगे, इसके समान होंगे, ठीक है। इसी प्रकार समरूपता की आकृति पढ़ी हमने।
समरूपता खातिर उन्होंने क्या बोला कि यदि अगर दो त्रिभुज क्या है समरूप है, जैसे एबीसी त्रिभुज लिया मैंने या पीक्यू वाला लिया, ये दोनों के दोनों क्या है समरूप है, तो हम कह सकते हैं कि इनके संगत कोण समान होगा। संगत कोण समान होने से मतलब कोण ए कोण पी के बराबर होगा, कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा, और कोण सी कोण आर के बराबर होगा। इस बात का यहाँ ध्यान रखना है कि अगर पहले नंबर पे ए है तो वो पी के बराबर होगा पहले नंबर वाले के, तो बी है तो दूसरे वाले के बराबर होगा, क्योंकि सी है तो वो तीसरे वाले आर के बराबर होगा। ये हमें ध्यान रखना है। और इनकी संगत अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत कोण तो बराबर होंगे, तो इनकी संगत भुजा का अनुपात क्या होता है बराबर होता है। इसको हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, ध्यान रखना है, आपको चेंज नहीं करना। ठीक है, जैसे ए बी के संगत पी क्यू ही आएगी क्योंकि ए बी पहले है और पी क्यू इसमें पहले। फिर बी सी के संगत क्यू आर ही आएगी क्योंकि बी सी पीछे है और क्यू आर भी इसमें पीछे है। ए सी के संगत पी आर ही आएगा क्योंकि ए और सी पहले नंबर पे है, पहले और अंत पर है, और पी और आर भी पहले और अंत पर है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं संगत। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे, हमने सर्वम समता के कुछ नियम पढ़े। 5 नियम होते हैं सर्वम समतल नियम के, कि दो त्रिभुज अगर सर्वम है तो कौन से नियम से होंगे। ये 5 नियम है आपके सामने। पहला है आपका एस ए एस, यानी उसकी दो भुजा और उनके बीच का कोण बराबर है, तो संगत एस ए एस नियम से दो त्रिभुज क्या होते हैं सर्वम होते हैं। ए एस ए नियम पढ़ा, इसमें क्या बोलते हैं हम दो कोण और उनके बीच की भुजा बराबर है तो वो क्या है सर्वम होंगे। ए ए एस नियम पढ़ा, इसमें हमने देखा दो कोण संगत कोण बराबर है और उनके अलावा उनकी भुजा भी एक भुजा क्या है बराबर है, तो वो क्या कहलाता है ए ए एस से सर्वम। एस 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 नियम पढ़ा, इसमें तीनों भुजाएं संगत भुजाएं क्योंकि इसमें समान होती है। ठीक है, वो क्या होता है आपको सर्वम आकृतियां होती है। आर एच एस नियम पढ़ा, इसमें आर का मतलब होता है राइट एंगल यानी समकोण, एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस, इसका मतलब कर्ण, एस का मतलब होता है साइड यानी भुजा। अगर त्रिभुज में समकोण आ रहा है इसका मतलब समकोण त्रिभुज होगा, तो समकोण त्रिभुज के लिए आपको एक तो कौन समकोण होना चाहिए, एक उसका कर्ण बराबर होना चाहिए, हाइपोटेनियस कौन चाहिए इक्वल होनी चाहिए, इसलिए इसके इक्वल हो गया। ठीक है, और हमने देखा इसकी ये भुजा चाहे तो ये आधार ले लो चाहे वो लंब हो, एक होना चाहिए बराबर, तो क्या हो जाता है वो आर एच एस नियम से सर्वम होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा समरूप आकृतियों के समरूप के नियम। समरूप के 3 नियम होते हैं, ए ए एस 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 और एस ए एस। ए नियम क्या कहता है कि संगत कोण यदि बराबर है, यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर, जैसे कोण एक कोण पी के बराबर है, कोण ए कोण पी के बराबर, कोण बी हमने ले लिया कोण क्यू के बराबर, और कोण सी हमने ले लिया कोण आर के बराबर, तो ये संगत कोण बराबर है तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार एस 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 नियम से अगर हम कहते हैं कि इनमें ए बी भुजा का अनुपात पी क्यू से, बी सी भुजा का अनुपात क्यू आर से, ए सी भुजा का अनुपात पी आर के समान है, तो वो त्रिभुज क्या होते हैं समरूप, वो त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं। इसी प्रकार हमने थर्ड देख लिया एस ए एस। एस ए एस नियम में दो भुजाओं का अनुपात और उनके बीच का कोण यदि समान है तो एस ए एस नियम से वो त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं। आई बात समझ? तो आपको ये इसका इंट्रोडक्शन सुनना होगा, अभी इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें हम अभी इसके कुछ प्रमेय है थ्योरम्स है वो लेंगे। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। इसको आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करना, मैं एक एक स्लाइड चलाते जा रहा हूँ। ठीक है, और आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर लेना ताकि आपको चीज़ें काम। ये एग्जाम्पल है सर्वंशम त्रिभुज का। ठीक है, ये समरूपता की शर्त है, ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये सर्वंक्षमता के कुछ नियम है, 5 नियम है, इनको मैंने एक एक को बता दिया है। पहला नियम है, ये दूसरा नियम है, ये तीसरा नियम है, ये चौथा नियम है, ये 5वां नियम है। ठीक है, ये समरूपता के नियम, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। ठीक है, धन्यवाद।